नगुलतरम जो है वो भी 100 चेरुट्रम के अंदर बटा हुआ है। और चेरुट्रम का मतलब ही कॉइन होता है, जिसको 1969 तक इसी नाम से जाना जाता था। रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान जो है और जो सेंट्रल बैंक ऑफ भूटान है वो मिंटिंग अथॉरिटी इसका काम करते हैं। वो बैंक नोट हो या कॉइन्स हो उन सबको मिंट करते हैं। मिंट क्या होता है, किसी चीज़ को बनाना, जैसे आरबीआई हमारे यहाँ पर मिंट करता है, नोटों को बनाता है, तो वही इनका काम है। और नगुलतरम करंटली जो है इंडियन रुपी को एज अ पैरिटरी की तरह रख देते हैं। आप अगर भूटान में जाएंगे तो वहाँ पर बॉर्डर को क्रॉस करते ही आपके जो शॉपकीपर्स होंगे उनके पास से भी आप इंडियन रुपी को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग इसको रखते हैं। और आप देख पाएंगे कि उनकी करेंसी के ऊपर उनके जितने भी मोनार्क होते हैं उस समय के, उन्हीं के फोटो बार बार चेंज होकर लगते रहते हैं। किंग जो भूटान के हैं फिलहाल वो जिग्मे कसम नागमेल है वांगचुक, सिंस 2006 से ये किंग है। प्राइम मिनिस्टर को हम देखते हैं लोटे तशरिंग इनके प्राइम मिनिस्टर हैं। इंडिया भूटान रिलेशंस की बात करें तो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है इंडिया और भूटान के वो 1968 के अंदर एस्टैब्लिश किए जाते हैं, जबकि जिसकी वजह से एक रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है इंडिया का वो थिम्पू में भेजा जाता है। उससे पहले हमारे जो संबंध थे भूटान से वो पॉलिटिकल ऑफिसर सिक्किम ही उसको हैंडल करते थे। बेसिक फ्रेमवर्क जो था इंडिया और भूटान के बायलैटरल रिलेशंस का, बायलैटरल क्या होता है, दो लोगों का एक दूसरे के साथ में संबंध, तो दो कंपनीज जहाँ पर इन्वॉल्व होती है, यहाँ पर एक इंडिया इन्वॉल्व है एक भूटान इन्वॉल्व है, तो दोनों का क्या है बायलैटरल रिलेशन है। वो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के ऊपर बनता है एंड कॉपरेशन, जो कि 1949 के अंदर दोनों कंट्रीज ने पहले ही साइन कर ली थी और उसी को दोबारा से अपडेट किया जाता है, साइन किया जाता है 2007 में, जो कि हम देखते हैं 2006 में किंग आते हैं, अभी जो प्रेजेंट किंग है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, और वो इसको 2007 के अंदर दोबारा से अपडेट करवाकर हम देखते हैं कैसे साइन करवाते हैं। अपडेटेड जो इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी है वो केवल यही रिफ्लेक्ट नहीं करती है कि कैसे आज के समय का रिलेशनशिप क्या है भूटान के साथ में, बल्कि ये एक नई फाउंडेशन, एक नई नींव की तरह भी काम करती है कि फ्यूचर में 21वीं सदी में हमारे क्या क्या डेवलपमेंट साथ में होंगे। तो ट्रीटी में हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो दिखाई देती हैं, जैसे कि परपेचुअल पीस एंड फ्रेंडशिप हमेशा रखी जाएगी, शांति रखी जाएगी, दोस्ती रखी जाएगी, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यहाँ पर है और कॉमर्स जो होगा वो माना जाएगा। दूसरी बात, जो दोनों देश हैं वो एक दूसरे के सिटीजन्स को इक्वल जस्टिस देंगे और एक दूसरे को भी इक्वल रिस्पेक्ट देंगे। हमारे जो बायोलैटरल पॉलिटिकल रिलेशन है भूटान के साथ में वो मेच्योर हुए हैं पिछले अगर सालों में हम कुछ देखें तो, और काफ़ी क्लोज आकर हम लोग क्या है ट्रस्ट भी कर पा रहे हैं। तो म्यूचुअली बेनिफिशियल सेक्टर है जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का है, जो कि दोनों के लिए ही कंट्रीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। हमें उससे पावर मिल जाती है, भूटान को उससे पैसा मिल जाता है, रेवेन्यू मिल जाता है। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि भूटान एक लौती ऐसी कंट्री है जो कि कार्बन नेगेटिव कंट्री है पूरी दुनिया में। कार्बन नेगेटिव का क्या मतलब होता है, देखिए पहले तो हम देखेंगे कि कार्बन पॉजिटिव कंट्री होती है, दूसरी होती है जो कि कार्बन जीरो कार्बन कंट्रीज हम देखेंगे, और तीसरी होती है कार्बन नेगेटिव। अब ये जीरो कार्बन का मतलब, पॉजिटिव का तो सीधा सा मतलब है कि जितना कार्बन वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उतने कार्बन को नेचर यहाँ पर ठीक तरीके से रिवर्स नहीं कर पाता। देखिए हर चीज़ का, हर गैस का हम देख पाएंगे एक साइकिल होता है, ऐसे ही कार्बन का भी एक साइकिल है। अगर मान लीजिए आपने 100 ग्राम यहाँ पर कार्बन को निकाला और प्रकृति की क्षमता ही इतनी है कि वो 100 ग्राम को ही यहाँ पर दोबारा से अपने अंदर रखेगी और उसी को यहाँ पर क्या करेगी, एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर ख़त्म कर देगी, तो आपकी कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने उसको 100 की जगह 200 निकाला। अब प्रकृति कर क्या सकती है, नेचर कर क्या सकता है, साइकिल के अकॉर्डिंग ओनली 100 ग्राम कार्बन ऐसी है जिसको यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। बची हुई जो 100 ग्राम है, क्योंकि कार्बन की लाइफ बहुत ज़्यादा है, वो 5000 सालों तक नेचर में रहती है और क्या रहती है, वहीं पर एग्जिस्ट करेगी, और उसका जो दुष्परिणाम है चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो वो सब हमें देखने को मिलेगा। तो जीरो कार्बन का यही मतलब होता है कि उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं जितना नेचर क्या कर सकती है, यूज़ कर सकती है, साइकिल में जितना फिट हो सकता है। नेगेटिव कंट्री का मतलब है कि वो उतना भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, जितना कार्बन साइकिल के अंदर आ सकता है वो उससे भी कम कर रहे हैं, जिसकी परमिशन उन लोगों को मिली हुई है। तो ये ओनली कार्बन नेगेटिव कंट्री है वर्ल्ड में, और इसी वजह से ये कार्बन क्रेडिट को भी बेच पाते हैं। कार्बन क्रेडिट क्या होते हैं, आपने एक यहाँ पर कोई ऐसी कंट्री है जो कार्बन नहीं इस्तेमाल कर रही है, कार्बन नहीं इस्तेमाल कर रही है, तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट को लेकर कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास पैसे की कमी है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या
सोचा गया यूनाइटेड नेशन की तरफ से कि जो इंडस्ट्री में ज़्यादा काम करती है सबको अपना कार्बन बैलेंस रखना पड़ेगा, नहीं तो उनके ऊपर फाइन लगेगा। अब कोई एक ऐसी कंपनी है या कोई एक ऐसी कंट्री है जो अपने कार्बन के जो उनका गोल था उसको पूरा नहीं कर पाई और इसी वजह से उनको बहुत फाइन लग सकता है। वो गए भूटान के पास, उन्होंने बोला आपके पास तो आपने पूरा नहीं किया, आप तो नेगेटिव, आपको जितना कोटा मिला हुआ था आपने तो उससे भी कम कार्बन छोड़ी है इस साल में, तो आप एक काम करिए, हमें जो आपका क्रेडिट है मैं आपको 5 लाख रुपए यहाँ पर दे देता हूँ और मुझे आप 100 ग्राम की या फिर हम मान सकते हैं कि 1 kg ऑफ जो है उसका कार्बन का आप एक बॉन्ड दे दीजिए कि क्रेडिट मेरा हो गया, मैंने आपसे खरीद लिया है इसको। इससे क्या होगा, भूटान को भी फायदा होगा कि उसको पैसे मिलेंगे और जो डेवलपमेंट उन्होंने रोका था उसको फायदा होगा, और जो जिस कंट्री ने उसको किया है उसको भी मौका मिलेगा कि वो भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन कर सके। तो ये दोनों ही तरफ से फायदेमंद होता है। दूसरी बात है 1970 तक ये पूरे वर्ल्ड से आइसोलेटेड था। तीसरी बात है भूटान के अंदर कोई भी ट्रैफिक लाइट नहीं होती हैं। किंग जो होते हैं वो थ्रोन फॉर डेमोक्रेसी की तरह से यहाँ पर एब्डिकेट कर दिए गए थे। हैप्पीनेस प्रिवेल्स ओवर जीडीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से भूटान आज भी पहले नंबर पर आता है। इतनी डेवलप कंट्री है लेकिन जब हैप्पीनेस की बात करती हैं, खुशियों की बात करते हैं, तो हमेशा हम देख पाएंगे कि कैसे भूटान जो है वो फर्स्ट रैंक करता है हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जीडीपी से, ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन होता है उससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए हैप्पीनेस है। भूटान नो टू प्लास्टिक कहता है। एजुकेशन एंड हेल्थ के भूटान में फ्री है सभी सिटीजन के लिए। भूटानीज जो अपने लैंड को ड्रुकयोल कहते हैं, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ ड्रैगन्स, क्योंकि माइटली जो स्ट्रॉम आते हैं यहाँ पर हिमालयाज की वजह से, तो वो भूटान में भी सुने जाते हैं। इसी वजह से आप जो ये पीछे फोटो देख पा रहे हैं ये भी हमने ड्रैगन का और जो भूटान का सिंबल है, नेशनल सिंबल, उसी का लगाया हुआ है। भूटान के अंदर किसी को भी मारना, किसी को भी किल करना इलीगल माना जाता है। भूटान और इंडिया में क्या क्या कॉमन है और क्यों भूटान और इंडिया एक साथ अच्छे से रह पाते हैं, तो हम ऑब्वियसली रिलीजन बुद्धिज़्म को देख पाएंगे। कल्चरल हमारे जो सिमिलरिटीज़ है वो कॉमन है। भूटान भी शार्क कंट्रीज़ का मेंबर है, जिसमें आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान को देख पाएंगे। और बीमस्टिक का भी भूटान जो है वो इंडिया के साथ में मेंबर है। बीमस्टिक क्या है, हम देख पाएंगे कि ये बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड जो साइंस एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको करने के लिए बनाया गया है। तो इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ये सभी बीमस्टिक के यहाँ पर मेंबर हैं। उसके अलावा अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी देखें तो फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस हम देखते हैं 1910 में ही हमारे भूटान के साथ रिश्ते बन गए थे, लेकिन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हमारी सबसे पहले होती है 1949 के अंदर, और अमेंडमेंट जो होता है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप में वो होता है 2007 में। टाइमलाइन में फिर से देखें तो एंशियंट टाइम में बुद्धिज़्म जो है वो भूटान में इंडिया के थ्रू जाता है। ब्रिटिश टाइम में भूटान जो है वो ब्रिटिश प्रोक्रेट बन जाता है। 1949 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप होती है, 2007 में रिवाइज्ड की जाती है और 2017-18 में डोकलाम क्राइसिस आ जाता है इंडिया, भूटान एंड चाइना के बीच में। अब हम देखते हैं कि ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर है डोकलाम प्लेटू और चाइना का डोकलाम प्लेटू के ऊपर अधिकार है और वो यहाँ तक रोड बना रहा है। तो एक कितनी बड़ी बात है कि वो कितना ज़्यादा क्लोज है, वहाँ के आर्मी, वहाँ पर गांव बसा रहा है चाइना, यहाँ के लोग जो होंगे वो कितने ज़्यादा यहाँ पर इंडिया के नज़दीक है। बल्कि इंडिया का जो चिकन नेक कॉरिडोर है वहाँ तक वो डिफ़िकल्ट टेरेन और आर्मी का इस पूरी जगह में पहुँच पाना भी थोड़ा सा मुश्किल रहता है इंडिया के लिए। तो ये हमारे लिए ज्योग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भूटान एक कंट्री ऐसी है बीच में जो चाइना को पीछे धकेल के रखती है और इंडिया की जो सॉवरेनिटी है उसके ऊपर खतरा नहीं रहता है ज़्यादा। रिसेंट के कुछ डेवलपमेंट को अगर प्रीलिम्स नज़दीक है उस बिहाफ पे देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने ग्राउंड अर्थ स्टेशन एक खोला था थिम्पू के अंदर, उसको इनॉग्रेशन में वो गए थे। प्रधानमंत्री हम ऑल्सो देखते हैं कि रुपे कार्ड को भी भूटान में इंट्रोड्यूस किया गया। 10 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए थे और भूटान को यहाँ पर जो टूरिस्ट जाते हैं भूटान, उनके ऊपर 1200 रुपये डेली फीस भी कुछ रखेगा। अब रुपए जो है वो सबसे पहले, और यूपीआई भी भूटान में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि इंडियन नंबर है और वो अगर वहाँ पर स्कैनर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो बिल्कुल वहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं जो कि है बिहाइंड एंड बियॉन्ड द वाटर क्राइसिस इन बेंगलुरु।
देखिए लिखा गया है अमिताभ सिन्हा के द्वारा, कह रहे हैं कि बेंगलुरु के अंदर, जो कि इंडिया की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है कर्नाटका में, वहाँ पर वाटर क्राइसिस हो रहा है। वाटर क्राइसिस क्या है कि वाटर की वहाँ पर शॉर्टेज हो गई है बहुत ही ज़्यादा, और ये 1/5 जितना पानी रोज का वहाँ पर चाहिए उसका 1/5 जो हिस्सा है वो वहाँ पर कम हो गया है। डेली बेसिस पे लगभग 500 मिलियन लीटर की शॉर्टेज दिखाई दे रही है पूरी स्टेज के अंदर। तो 500 मिलियन को हम देखेंगे कि 5 करोड़ लीटर जो है वो कम पड़ रहा है लोगों के लिए पानी। इतना कम होने के कारण क्या है, बेंगलुरु के अंदर जो कारण है वो है मॉनसून। इस बार बेंगलुरु के अंदर या कर्नाटका के अंदर हम देखेंगे कि मानसून में जितना बारिश होनी चाहिए थी उतनी ज़्यादा रेन यहाँ पर नहीं हुई, और उसी का भुगतान अब यहाँ पर देखते हुए मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर ये भी देखा जा सकता है कि मॉनसून में जो बारिश है वो एक्चुअली में बहुत ही सारी स्टेट में कम हुई है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया की स्टेट की बात करें या फिर जो कर्नाटका से अडजोनिंग एरियाज हैं, जैसे कि हम महाराष्ट्र को देख पाएंगे, तेलंगाना को देख पाएंगे, इनमें भी वहाँ पर कम हुई है। जैसे कि कर्नाटका के अंदर यहाँ पर 34% कमी देखने को मिली जितनी बारिश होती थी। हम देख पाएंगे बिहार झारखंड के अंदर दोनों में ही 25% तक बारिश कम हुई है अब की बार, लेकिन और स्टेट में इतना ज़्यादा क्राइसिस नहीं दिखाई दिया। उसका क्या कारण है? इसके दो तरीके के कारण हो सकते हैं, कुछ है नेचुरल रीजन, कुछ है एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स। अब नेचुरल रीजन्स क्या है? देखिए नेचुरल रीजन्स यहाँ पर एक तो है एक्वा फायर की वजह से। एक्वा फायर क्या होता है, अब इसको समझने के लिए आपको ज्योग्राफी में जाना पड़ेगा। हमारी जो अर्थ होती है वो अलग अलग सतह से बनी हुई है। हमारे अर्थ में हमें बायोस्फीयर भी दिखाई देता है, लिथोस्फीयर भी दिखाई देता है। लिथोस्फीयर के अंदर हम देख पाते हैं कि जमीन के हिस्सों को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि मान लीजिए ये है हमारी मिट्टी। इस सतह के नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर अलग अलग पहाड़ होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी मिट्टी की अलग अलग आपको पॉइंट्स दिखाई देंगे, और नीचे जाकर थोड़ा सा 2 से 3 किलोमीटर नीचे जाकर हमारे एक्वाफोर्स शुरुआत हो जाते हैं। अब ये कैसे होते हैं, चलिए इसको समझते हैं। बारिश जब आकर गिरती है तो वो क्या करती है, यहाँ की मिट्टी क्योंकि परमिशिएबल होती है। परमिशिएबल का क्या मतलब होता है कि यहाँ से एक्चुअली में पानी धीरे धीरे नीचे जा जाकर जमीन में हर जगह पूरे वर्ल्ड में ऐसे एक्वाफायर होते हैं। एक्वाफायर मतलब जो जमीन का आपको पानी दिखाई देता है वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि उससे नीचे मेंटल है, उससे नीचे माउंटेन्स होती हैं, उससे नीचे वो पानी नहीं जाता है। तो वो यहाँ पर एक्वाफायर के अंदर इकट्ठा हो रहा है, उसी को एक्वाफायर बोला जा रहा है। पानी यहाँ पर इकट्ठा होता है। अब जब आप हैंडपंप वगैरह लगाते हो तो एक्वाफायर तक पहुँचा देते हो। कहीं पर ये एक्वाफायर थोड़े ऊपर भी मिल जाते हैं, कहीं पर ये थोड़े डीप भी होते हैं, और यहाँ से पानी बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन क्योंकि अब की बार बारिश कम हुई तो एक्वाफायर दो कारण है। पहला कारण है कि यहाँ की जो नीचे की ज़मीन है वो मिट्टी थोड़ी सी माउंटेन वाली है, यानी कि यहाँ पर पहली बात तो पानी वैसे ही कम नीचे जा पाता है। अगर कोई नॉर्मल मैदानी मिट्टी होती तो पूरा 100% जो वाटर आया है वो एक्वाफोर में 100 का 100% पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पर क्या होता है कि 100% अगर पानी आया है तो वो उसमें से कुछ ही भाग पानी का यहाँ तक पहुँच पाएगा, 70% तक हम देख पाते हैं। और ये एक्वाफायर काफ़ी मदद करते थे ग्राउंड वाटर को देखते हुए। अब की बार ये 70 से कितने हैं, 40 या 50% ही हैं, जिसकी वजह से पानी की कमी हो रही है। दूसरा नेचुरल रीजन देखें तो हम देख पाएंगे, दूसरा रीजन है यहाँ पर रिजर्वोयर का। अब रिजर्वोयर जो है ये कमी है कि क्योंकि कुछ नेचुरल रिजर्वोयर थे हमारे पास, बारिश आने की वजह से वो भर जाते थे, चाहे वो डैम्स हो चाहे वो लेक्स होती थी, तो पानी की वजह से वो भर जाते थे। तो अब की बार वो भर नहीं पाए, बारिश इतनी नहीं हो पाई। और दो कारण हम ये देख पाते हैं जो कि है नेचुरल रीजंस की, इनकी वजह से वाटर में कमी आई। ठीक है, अब दूसरी बात अगर करें तो एंथ्रोपोजेनिक रीजंस क्या है। मैंने कल ही आप लोगों को बताया एंथ्रोपोजेनिक का क्या मतलब होता है, मैन मेड, इंसान के द्वारा बनाए गए। तो मैन मेड कारण यही है कि देखिए पहले ही क्योंकि ऐसी टोपोग्राफी है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर इस तरीके से काम होता है, तो आपने पहले ही इन सारी समस्याओं पर काम क्यों नहीं किया? आपने पहले ही रिजर्वोयर को भरने का काम क्यों नहीं किया? आपने
इतना स्ट्रेस क्यों रखा, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल के इशू क्यों हैं, आपने अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन करवाया हुआ है, सिस्टमेटिक डिस्ट्रक्शन लेक का देखा जा रहा है, लेक्स को आप ख़त्म कर रहे हो धीरे धीरे। और इसके अलावा कुछ जो अंडरग्राउंड फ्लो होता है पानी का, नेचुरल अंडरग्राउंड फ्लो होता है, उसमें भी हिंड्रेंस है, उसमें भी कहीं पे रोड बने हुए हैं, कहीं पे कुछ सीमेंट का बना हुआ है, अगर वो है तो पानी नीचे पेनिट्रेट कर ही नहीं सकता, नीचे जा नहीं सकता। तो इन सारी कारणों की वजह से भी जो पानी है बेंगलुरु के अंदर वो इतना ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, स्टेट इतनी ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। अब इसमें क्या किया जा सकता है? देखिए अब जो फ्री रिसोर्सेज है पानी को, उसको वैल्यू की तरह देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं मान सकते कि वो हमेशा हमारे लिए ठीक है, क्योंकि ये तो ड्रॉट रेडी है ही नहीं ना। आप जो कर रहे हो, अगर सूखा पड़ जाता है मान लीजिए और वो 2-3 साल तक चल जाए, तो बिल्कुल भी आप लोग रेडी नहीं हो उस चीज़ से संभलने के लिए। हालांकि इंडिया की अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं तो नेशनल लेवल पे 2-3 साल तक ड्रॉट आना, सूखा आना काफ़ी कम होगा, ऐसा नहीं होगा, ज़्यादा चांस इसके नहीं है। हो सकता कुछ भी है लेकिन चांस कम है। लेकिन स्टेट लेवल पे तो इसके चांस बहुत ज़्यादा लेवल पे हैं। तो क्यों स्टेट पहले से ही तैयार नहीं रहती है? क्यों जो गवर्नमेंट्स हैं उनका क्या ये काम नहीं है कि वो उन सारी चीज़ों पे ध्यान दें? एक्चुअली जो मेन मेड चीज़ें हैं वो पहले ही तैयार रहें कि ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं। तो ऑथर ये सारे सवाल पूछने के बाद यही सलाह देते हैं आखिर में कि कैसे आगे आने वाले समय के लिए या इसको एज ए एग्जाम्पल इस्तेमाल करना चाहिए, उदाहरण की तरह लेके चलना चाहिए, और पहले ही जो यूज़ है ग्राउंड वाटर का हाउस होल्ड्स के पंप वगैरह में, उससे रिलेटेड कोई पॉलिसी बनाओ। ये तो पॉलिसी का मैटर हो जाता है, और पहले ही आप अपनी जो स्टोरेज है उसको फुलफिल करके रखिए। तो ये सारा का सारा यहाँ पर आर्टिकल का पूरा सार था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि अगेन है इंडियन एक्सप्रेस से। बात कर रहा है डज रीट्वीटिंग एलिजिडली डिफेमेटरी कंटेंट अमाउंट टू डिफेमेशन। देखिए बहुत भारी भारी शब्द हो गए हैं, मुझे पता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिजिडली का क्या मतलब होता है। आप किसी के ऊपर कोई बेसिकली एक इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो इल्ज़ाम को हम देखते हैं। दूसरा होता है रिट्वीटिंग, एक्स यानी कि जो ट्विटर था पहले, उसके ऊपर ट्वीट्स चलते हैं, और उन्हीं ट्वीट्स को किसी ने एक ट्वीट किया, मान लीजिए मैं ट्विटर पे हूँ, मैंने एक ट्वीट किया, कुछ लिखा, मेरे मन में आ गया कि ये बात है, किसी को वो पसंद आया, उसी ने उसी ट्वीट को उठाकर, मेरा नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है मान लीजिए यूपीएससी स्प्रिंटर, और उसको उठाकर उन्होंने क्या किया, दोबारा से रीट्वीट कर दिया, अपने चैनल से उसको रीट्वीट कर दिया। अब उसमें मैंने क्या किया था कि कुछ गलत शब्द लिखा था किसी के बारे में, जिसको बोला जाता है डिफेमेशन। डिफेमेशन का क्या मतलब है? किसी को बदनाम करना। और किस तरीके से बदनाम किया जा सकता है? उनको पब्लिकली, या तो आप उनके बारे में कुछ गलत बोल रहे हो। इससे आपका देखिए दो चीज़ें, इससे आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो नहीं होती है खराब। इससे ये होता है कि अगर आप किसी इंसान को इंटेंशनली हार्म कर रहे हो, उसकी जो रेपुटेशन है उसको ख़राब किया जा रहा है, तो उसको एज ए डिफेमेटरी माना जाएगा। अब ये केस कुछ ऐसा सा ही है। अब सवाल यही है, क्या ये डिफेमेशन माना जाता है? क्या रीट्वीट्स जो होती है उनको डिफेमेशन माना जाए? इसका एक हाई कोर्ट के अंदर, जो दिल्ली का हाई कोर्ट, एक केस जाता है, और केस भी छोटा मोटा नहीं, केस भी जाता है तो दिल्ली के सीएम की तरफ से। तो दिल्ली के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने 2018 में बीजेपी का एक रेलिवेंट कुछ ट्वीट था जो कि डिफेमेटरी नेचर में उनके अकॉर्डिंग जिन्होंने इस केस को किया उनको लगा, और उन्होंने उसको रीट्वीट कर दिया। अब उन्होंने इसको रीट्वीट किया तो इसी के ऊपर केस कर दिया गया। अब यहाँ पर हाई कोर्ट ने ये बोला है कि बिल्कुल वो जो पूरा का पूरा मैटर था वो कैसा मैटर था, दो तरीके की डिफेमेशन के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं आईपीसी। पहली होती है आईपीसी 499 499, जिसमें आपको क्या करते हैं कि कोई भी ऐसे शब्द बोलता है या कुछ लिखता है या ऐसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाता है जिससे किसी भी कारणवश से किसी भी इंसान की रेपुटेशन को हानि पहुंचती है, तो उसको यहाँ पर सज़ा मिलेगी। डिफेमेशन का केस उसके ऊपर बनेगा, जिसके लिए कम से कम 2 साल की उसको जेल मिल सकती है, और उसके अलावा जो भी जुर्माना लगेगा उनको वो भरना पड़ेगा। दूसरा होता है क्रिमिनल डिफेमेशन। अब आपने क्रिमिनल हदों तक जाकर किसी को बदनाम कर दिया है, डिफेम कर दिया है, इसके लिए हमारे पास आईपीसी होती है आईपीसी 500, आईपीसी 500। आईपीसी क्या होती है? इंडियन पीनल कोड। तो इंडियन की जो हमारे यहाँ पर आचार संहिता है उसमें से हमारी जो धारा है, हिंदी में आईपीसी को क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। तो धारा 500 और धारा जो 499 है, इन दोनों को लगाया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये मुकदमा जो है अब सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का इस पे बेंच बन गया है। हेड उसको करेंगे हमारे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़,
और ये इस केस पे बात करेंगे कि क्या इसको एज अ डिफॉर्मेटरी मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। हाई कोर्ट जब इसको डिफॉर्मेटरी मान रहा है तो उनका क्या स्टैंड था। हाई कोर्ट का मानना है कि आप एक पॉलिटिकल फिगर हो, आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपके ऊपर ये जिम्मेवारी बनती है कि आप जो भी लिखोगे, आपके बहुत ज़्यादा फॉलोवर हैं सोशल मीडिया पर, और वो उस इंसान को जिसको बारे में आपने कुछ भी लिखा है वो उसको और ज़्यादा बदनाम कर सकता है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस चीज़ में दूसरे तरीके से भी अपना इंटेंशन दे सकते हैं कि मैंने अपनी तरफ से कुछ लिखा नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन थी उसको शेयर किया है। इसको शेयर करने के पीछे मुझे किसी को बदनाम करने का कोई इंटेंशन नहीं था। तो ये जो इंटेंशन वर्ड है इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान आप लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि जब इथिक्स पढ़ा जाता है, कानून बनाए जाते हैं, तो वो बने होते हैं इंटेंशन के बेस पे। इंटेंशन क्या होता है? मंशा। आपकी क्या मंशा है किसी काम को करने की। आपसे एक एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसको करने की आपकी कोई मंशा नहीं थी, कोई इंटेंशन नहीं था, गलती से हो गया, तो आपको सज़ा मिलेगी नहीं, मिलेगी भी तो बहुत कम मिलेगी, 6 महीने की कुछ। आपसे एक दूसरा एक्सीडेंट होता है, आप गाड़ी चला रहे थे और उसमें भी, यहाँ पर भी मर्डर हुआ था, वहाँ पर भी एक्चुअली में डेथ हो जाती है, नॉट मर्डर, तो कोई आ जाता है उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन आपने ये जानबूझ के किया है, इसके पीछे आपने पूरा प्री प्लान किया था, इंटेंशन था। अब आपको जो सज़ा है वो मिलेगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, पूरे जीवन जो है आपको जेल में बिताना पड़ेगा। ये होता है फ़र्क इंटेंशन का। और इसी आधार पे इथिक्स में भी हम लोग सोचते हैं कि इंसान ने क्या किया, वो सही में नेचुरल था या फिर उसके पीछे उसका इंटेंशन था। तो यही सुप्रीम कोर्ट में अब हम देखते हैं इसके ऊपर क्या ब्यौरा आता है। हालांकि हमें डिफॉर्मेशन के बारे में आपने सीखा, जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सवाल पूछ सकते हैं कि क्या जो डिफॉर्मेशन जो आजकल हो रहा है, बहुत सारे लोग लगा देते हैं, उससे जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 है जो कि कहता है कि लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 15 जो है फंडामेंटल राइट, तो क्या ये उसको यहाँ पर एक तरीके से तोड़ नहीं रहा है। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19 जो दो है हमारे, दोनों ही ऐसे बोलते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो आपको मिल सकती है, तो ये नहीं हो रहा है। देखिए अब ये दो आर्टिकल्स के बीच का मामला है, आर्टिकल 19 का, और साथ में इसकी बात हो रही है आर्टिकल 21 से। अब जो डिफॉर्मेशन का केस लग रहा है वो इसीलिए वजह से लग रहा है कि राइट टू लिविंग ऑफ रेपुटेशन, एक ठीक ठाक इंटीग्रिटी भरी जीवन जीने का अधिकार जो है वो भी आपका एक मौलिक अधिकार, और वो दिया जाता है राइट टू फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के तहत, जो कि क्या है, राइट टू लाइफ का, कि जीने का अधिकार हर इंसान को है, तो उसको ढंग से जीना दिया जाए। तो ये थोड़ा सा टॉपिक है जो गहनता से देखा जा सकता है। इसको गहनता से हम देखेंगे भी, जो कि मंथली मैगजीन में इसके ऊपर बहुत ही विशेषली पूरा का पूरा चर्चा होगा, और मैं इसके साथ आपके साथ ऐसे ही पूरा एक क्वेश्चन फ्रेम करके उसका आंसर भी शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, ताकि आप इसको और ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। आज के आखिरी आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है चेंजिंग कैंसर नोमेनक्लेचर कैन इम्प्रूव ट्रीटमेंट आउटकम्स। देखिए डॉक्टर्स का बोलना है, ये क्या कह रहे हैं कि कैंसर को यूजुअली जो जाना जाता है वो कैसे जाना जाता है। आप बोलेंगे किसी को लंग कैंसर हो गया है, आप बोलेंगे किसी को स्किन कैंसर हो गया है, यानी कि जिस भी ऑर्गन के अंदर कैंसर पहले बनता है उसको कैंसर के नाम से एसोसिएट कर दिया जाता है कि ये कैंसर है। लेकिन एक अलग तरीके का कैंसर होता है जिसको बोला जाता है मेटास्टेसिस। अब जो ये मेटास्टेसिस कैंसर है, इसमें क्या होता है कि ये प्राइमरली शुरू तो होगा आपका कहाँ से, मान लीजिए किडनी से ये शुरू हुआ, लेकिन किडनी से ये फैलकर बोन में चला जाएगा, किडनी से ही ये फैलकर आपका ब्लड के अंदर चला जाएगा, और किडनी से ही ये फैलकर आपका ब्रेन के अंदर भी चला जाएगा। ये क्या है कि अलग अलग जगह पर फैल रहा है, तो अब इसको क्या कैंसर का नाम दे, ये भी एक सवाल है। अब ये क्यों फैल रहा है इतना ज़्यादा? क्योंकि हम लोगों की साइंटिस्ट ने एक नए तरीके से रिसर्च की है, जो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कैंसर के नोमेनक्लेचर क्या होता है, नामकरण जो होता है उसको बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि कैंसर किन्हीं कारणों से होता है, किसी बायोलॉजी के पीछे से वो होता है। अब कैंसर की स्टडीज़ को क्या बोला जाता है, ऑन्कोलॉजी। तो ऑन्कोलॉजी के अंदर जब नई नई रिसर्च हो रही है तो हमें समझ में आ रहा है कि कैंसर के पीछे क्या कारण है, किस प्रोटीन की वजह से वो हो रहा है और फैल रहा है, उसको ठीक किया जा सकता है, उसको रेडिएशन के बिना ठीक किया जा सकता है, उसको जो थेरेपीज़ होती हैं, सर्जरी होती है ट्यूमर को निकालने के लिए, उनके बिना ठीक किया जा सकता है। अगर उस प्रोटीन को ख़त्म करने की ठीक से ड्रग्स हो, ड्रग्स क्या होती हैं, दवाइयाँ, अगर उसको ठीक से मिल जाए।
अब ये चीज़ क्योंकि नाम से ये है, मान लीजिए आपको किसी को, अगेन हम किडनी कैंसर को लेके चलते हैं या लिवर कैंसर को लेके चलते हैं, ये हो गया है। अब अगर आप इस पे सर्च कर रहे हो, ये क्या करता है, क्योंकि अब नाम से हम इसको देख रहे हैं, तो नाम से देख रहे हैं, तो इसी कारण से जब इस पर रिसर्च की जाती है किसी दवाई को लेकर, तो इसकी वजह से उस दवाई को पहले किडनी से एसोसिएट किया जाता है, बहुत सारे पेशेंट का लीवर देखा जाता है, फिर किसी को हार्ट पे देखा जाता है, किसी को स्किन से देखा जाता है, किसी को बोन से, ब्रेन से, हर किसी का अलग अलग यहाँ पर रिसर्च की जाती है। प्रोटीन को उसका देखा नहीं जाता है, और जिसकी वजह से सालों साल लग जाते हैं, बहुत सारे लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल चलते हैं, और उसके बाद ही जो बहुत सारे लोगों को ठीक कर सकती थी दवाई, उसका इस्तेमाल होता है। डिकेड्स लग जाते हैं, दशकों तक का हमने समय जो है वो इस पे लगते हुए देखा है। इसी वजह से यहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं और जो डॉक्टर्स हैं, उनका अब नए तरीके से मानना है कि पहले क्यों ना इसमें प्रोटीन को देखा जाए कि रियल मॉलिक्यूल क्या है। अब ये भी मत मानिए कि जिसको भी किडनी का कैंसर हुआ है उसका सबका एक ही प्रोटीन की वजह से हुआ है, नहीं। इसमें से हो सकता है कि 10% लोग ऐसे हैं जिसका एक कैंसर हुआ है किसी पर्टिकुलर प्रोटीन की वजह से, जिसकी हमारे पास दवाई है, ड्रग है, और उसको अगर हम देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन किडनी के ही अदर पेशेंट भी हैं जिनको 50% को किसी और कारण से हुआ है, जिनको जो बचे हुए 40% है उनको किसी और कारणों की वजह से हुआ है। उनको आप फिर या तो सर्जरी करेंगे या फिर उनकी हम देखते हैं कि कैसे रेडिएशन थेरेपी की जाएगी। तो ये भी एक अलग बात है। क्या ये बिल्कुल बेस्ट सॉल्यूशन है? देखिए, बेस्ट सॉल्यूशन भी नहीं है। आपको ऑर्गन को भी अच्छे से समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऑर्गन को बिल्कुल छोड़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि ऑर्गन और प्रोटीन को, कैंसर को ऑर्गन के नाम से जानना छोड़कर जो उसका रियल बायोलॉजी है, प्रोटीन है, उससे अगर आप जानेंगे, उसकी अगर टेस्टिंग होगी, तो एक तो इससे समय बचेगा, टाइम बचेगा, पेशेंट जो है वो जल्दी ठीक हो सकेगा, दवाइयों पे ही ठीक हो पाएगा। तो उसके साथ में ये काम होना चाहिए फ़िलहाल के लिए। तो एक सजेशन दिया जा रहा है, एक रेवोल्यूशन लाने की बात हो रही है। खैर, यहीं पे आज का हमारा न्यूज़पेपर ख़त्म होते हैं, और थैंक यू सो मच जो भी अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए थे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इससे मुझे बहुत हौसला मिलेगा। मैं आप लोगों के लिए और अच्छे लेवल की वीडियोस लेकर आती रहूँगी। अभी के लिए चलती हूँ, लेकिन कल फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।